इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम पूरी डिटेल देखेंगे। हमने लास्ट वीक उसकी संक्षेप में जानकारी ली थी। आज हम LIC के बारे में ऑफर, बेसिस ऑफ ऑफर पहले देखेंगे, उसे पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये इंडस्ट्री सही में पैसे लगाने के लायक है कि नहीं है। वी शुड इन्वेस्ट और नॉट, दिस इज डिमांडिंग इंडस्ट्री और नॉट। ये इंडस्ट्री अगर डिमांडिंग है, इंडिया से तेजी से बढ़ने वाली है, तो फिर इसमें सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी? हम LIC को अलग अलग कंपनी से, अलग अलग पैरामीटर से कंपेयर करेंगे और आखिर में हम एस्टिमेट लेंगे कि LIC आज जो है 2030 में कहां होगी। अगर मैं निवेश करता हूं तो मैं क्या उम्मीद करूं? क्या मेरे पास LIC के अलावा दूसरी कोई बेहतरीन ऑफर है? दोस्तों हम इक्विटी में डाल रहे हैं। ओवरऑल आने वाले समय में हमें बढ़िया पैसा मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट मिलना चाहिए। तो आइए दोस्तों डिटेल में देखें LIC कैसी है। दोस्तों सबसे पहले ऑफर देखें तो जैसा हमारा लास्ट वीक भी इस विषय पे चर्चा हुआ था कि टोटल इक्विटी शेयर्स 632 करोड़ है, जिसमें से 31.6 करोड़ शेयर्स का ये ऑफर है। ये जो ऑफर है ये प्रमोटर्स द्वारा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। ऑफर प्रमोटर्स अपने शेयर्स आपको देंगे, जिससे जो पैसा आएगा वो कंपनी में नहीं आएगा, ये पैसा सीधा प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो सीधी बात है, ये एक फंड रेजिंग प्रोजेक्ट हुआ जिसके जरिए LIC के जो प्रमोटर है, जो कि गवर्नमेंट खुद, उनके पास एक अच्छा फंड रेज होगा। दोस्तों आपको अप्लाई करने पर अभी कोई प्राइस इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में प्राइस डिक्लेयर होगी। पर आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय हो या तो फिर कंपनी के पॉलिसी होल्डर हो, तो आपको रिजर्व अलोंग विद डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। पर उसकी डिटेल में जानकारी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये वीडियो है रिसर्च के लिए। वो जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हम सीधा अभी रिसर्च में आगे बढ़ते, ये जानने के लिए अप्लाई करें कि नहीं। दोस्तों LIC 65 ईयर ओल्ड कंपनी है। इनका जो मार्केट पे पकड़, आप चाहे तो पॉलिसी होल्डर से देखो, आप चाहे तो नंबर ऑफ एजेंट से देखो, चाहे धंधों से देखो, करीबन 65% मार्केट शेयर ये लोगों का है। दैट इज रियली अमेजिंग। दोस्तों इतना बड़ा मार्केट शेयर दुनिया में दूसरी कंपनियों का इतना नहीं है। दोस्तों टोटल कुल मिला के 24 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस में अभी है। ये सब कंपनी मिलके करीबन 6 लाख करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करती है। तो टोटल इंडस्ट्री 6 लाख करोड़ की हुई। ये जो 6 लाख करोड़ का प्रीमियम है, ये पिछले 5 सालों में 11% के कगार से ग्रो हो रहा है। आने वाले 5 साल में ये उम्मीद है कि 15% के कगार से ये इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ फोकस करना चाहिए। वी शुड हैव इंश्योरेंस एज प्रायोरिटी सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये दोस्तों आने वाले 5 सालों में दोस्तों 10 लाख करोड़ को पार हो जाएगी। सो यस, अगर आपका कोई कंपनी में निवेश होगा, आपकी कंपनी भी जो आज है उससे बड़ी बनेगी। दोस्तों सबसे पहली नजर कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे करें तो पिछले साल तक LIC का पेड अप इक्विटी 100 करोड़ का था, यानी स्टेक होल्डरों का 100 करोड़ रुपया यहां पे लगा हुआ था। इस साल LIC की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से इंक्रीज करके 6,500 करोड़ कर दी गई है। तो स्टेक होल्डर का 6,500 करोड़ यहां पे लगा हुआ है। पर 65 साल से जो कंपनी
ऑपरेशन में है, रिजर्व जो है कंपनी का, आप उसे रिटर्न अर्निंग कहो, आप इसे अदर इक्विटी कहो, ये खाली दोस्तों 8,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कंपनी का सेल्स 7 लाख करोड़ का है। सो ह्यूज सेल्स दोस्तों, 7 लाख करोड़ के सेल्स को अगर आप देखो तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हुई इन द टर्म्स ऑफ सेल। आप इसे डायरेक्टली रिलायंस से कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री जिसका पिछले साल का धंधा 5 लाख करोड़ का था, ये साल हम रिलायंस को 7 लाख करोड़ पार करता हुआ देखेंगे। अब LIC का तो अभी से ऑलरेडी 7,20,000 करोड़ का धंधा है, तो LIC भी 8 लाख करोड़ के करीब इसी साल पहुंचेगी। तो बराबर की टक्कर है LIC और रिलायंस में धंधों में। दोस्तों दोनों ही कंपनी ग्रोइंग है और दोनों में टक्कर रहेगी। पहले 10 लाख करोड़ कौन पहुंचेगा, रिलायंस और LIC। सो ह्यूज बिजनेस, जबरदस्त बड़ा धंधा है LIC का। दोस्तों जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों थोड़े निराश होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है कंपनी के वो खाली 2900 करोड़ है। 2900 करोड़ यानी ओनली इट्स इवन लेस देन 1% नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगेन अगर इसे हम रिलायंस से कंपेयर करें तो रिलायंस 7 लाख करोड़ के धंधे पे ये बार 60,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करेगा। 50,000 करोड़ के प्रॉफिट उनके अभी भी है। तो दोस्तों कहां 50,000 करोड़ का प्रॉफिट, कहां उनके रिजर्व इस साल 7.5 लाख करोड़ के हैं। उसके सामने जब हम LIC को कंपेयर करेंगे वॉल्यूम के मात्रा में कि इतना बड़ा धंधा पर रिजर्व खाली 8,000 करोड़, ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों। रिजर्व में ह्यूज डिफरेंस है, प्रॉफिट में प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। प्रॉफिट दोस्तों कब आते हैं, इंश्योरेंस की कंपनियां क्या करती है, बाजार से प्रीमियम लाती है, वो हुआ उनका धंधा सेल्स। वो प्रीमियम में से इंश्योरेंस कवरेज देती है, बचा हुआ जिसे मोर्टालिटी कहते हैं, बचा हुआ पैसा वो निवेश करते हैं। यानी वो जो पैसा निवेश किया वो किसका है, वो दोस्तों पॉलिसी होल्डर का है। पॉलिसी होल्डर को के पैसे को डेब्ट फंड में और कुछ हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है। उसमें से जो कमाई होती है वो भी पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्योंकि पैसा पॉलिसी होल्डर का है, राइट। सब खर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हुआ 3,000 करोड़, जो कि बहुत ही कम है। दोस्तों अगर मैं मेरी अर्निंग देखूं, ये तो मैंने आपको LIC का प्रॉफिट बताया 3,000 करोड़, पर मेरे हिस्से की अर्निंग जिसे हम EPS कहते हैं वो करीबन 5 रुपया है, एग्जैक्टली 4.70 रुपये। तो दोस्तों करीबन 5 रुपए की मेरी सालाना अर्निंग एक शेयर पे LIC पे है। अगर मैं बुक वैल्यू देखूं, बुक वैल्यू यानी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, राइट, कंपनी के प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होते चले गए, तो कंपनी का जो रिजर्व है वो सारे शेयर होल्डर का है, जिससे बुक वैल्यू बनती है। दोस्तों बुक वैल्यू और अर्निंग ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से भाव बनता है। दोस्तों यहां पे बुक वैल्यू आपकी 10.30 रुपया है, तो अर्निंग 5 रुपया, बुक वैल्यू 10 रुपया, ये हुई मेरी पर शेयर इनकम, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों अभी जो हमने 7 लाख करोड़ के सेल्स की बात की थी, वो 7 लाख करोड़ के सेल्स में इंश्योरेंस कंपनी में 2 प्रकार की इनकम होती है। ये 7 लाख करोड़ पूरा प्रीमियम का नहीं है, ये 7 लाख करोड़ में 4 लाख करोड़ प्रीमियम कलेक्शन होता है। तो बाकी के 3 लाख करोड़ कहां से आते हैं दोस्तों? बाकी का 3 लाख करोड़ इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। दोनों को मिलाओ तो टोटल इनकम करीबन 7 लाख करोड़ की हुई। तो प्रीमियम इनकम इज 4 लाख करोड़, इन्वेस्टमेंट इनकम इज 3 लाख करोड़। डन फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, मैंने आपको अभी बताया कि रिटेन्ड अर्निंग कम है। कम होने का कारण आपको सीधा ये बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि जो 3,000 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट हुआ, ऐसे जो हर साल LIC प्रॉफिट करती है उसमें से ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर में डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्टेक होल्डर में।
इन्वेस्टमेंट इनकम का पैसा पॉलिसी होल्डर में होगा, क्योंकि पैसा किसका है? पॉलिसी होल्डर का है। उसी प्रकार से जो प्रॉफिट किया कंपनी में, वो पैसा किधर जा रहा है? रिटेन अर्निंग में कम आ रहा है, ज्यादा जा रहा है प्रमोटर्स के पास, जिससे रिटेन अर्निंग की मात्रा बहुत ही कम है LIC की। राइट फ्रेंड्स? तो कुल मिला के करीबन 95% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है LIC में, जिससे कंपनी के पास कम अर्निंग रहती है। दोस्तों, अभी आपने सुना ही होगा, न्यूज में है, तो कंपनी ने कमिटमेंट दिया है कि आने वाले समय में हम रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाने पे ध्यान देंगे। तो यस, अब आने वाले समय में हम भरोसा रख सकते हैं कि जो प्रॉफिट आएंगे ये पूरे डिविडेंड में नहीं बटेंगे। हो सकता है 50% डिविडेंड में जाए और कुछ पैसा रिटेन्ड अर्निंग में रहे, तो ये रिटेन्ड अर्निंग थोड़ी बढ़ेगी। राइट? अब हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। किस बेसिस पे LIC एक XYZ प्राइस रख के अपने IPO को लाएगी? उनके पास क्या बेस है? दोस्तों, बेस उनका क्या हुआ? सबसे पहला दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की। भारत की सबसे बड़ी पर दुनिया की 5वें नंबर की कंपनी हुई। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंसीडर करें तो दुनिया की 5वें नंबर की ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी। ये हमें गर्व से कहना चाहिए। दोस्तों, ये ट्रस्टेड ब्रांड है, इतने बरसों से है। पिछले साल भी इन्होंने करीबन 3 लाख करोड़ के क्लेम दिए। तो एवरेज हर साल दोस्तों 2 लाख करोड़ के क्लेम्स तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। पिछले 2-3 सालों से, जब से कोविड आया है, तो कोविड में भी क्लेम्स का रेशियो इनका बहुत अच्छा है और काफ़ी क्लेम्स दिए दोस्तों। तो ट्रस्टवर्दी कंपनी हुई। इनका बेस बहुत ही बड़ा है, 30 करोड़ जितने इनके पॉलिसी होल्डर है, जिससे हम ये कह सकते हैं करीबन US की जनसंख्या जितने कंपनी के कस्टमर है। क्रॉस सेलिंग नई प्रोडक्ट का भी बढ़िया हो सकता है। भारत में जितने सब एजेंट है, 55% एजेंट सिर्फ LIC के हैं, तो एक बड़ा बेस हुआ। LIC भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। सबसे बड़ा AUM दोस्तों आपके LIC के पास है। इन बेसिस पे LIC एक अच्छा भाव मांग सकती है। राइट? पर ये हुई बातें दोस्तों, ये क्वालिटी एनालिसिस हुआ। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि जो ये प्रोड्यूस करते हैं उस पे ये कितना भाव मांग पाएंगे। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की 3 महत्व की सीढ़ियां। सबसे पहली अर्निंग पर शेयर, जो हमने क्लियर कर दी, 4 रुपीज 70 पैसा। तो आपकी जो अर्निंग है ये 5 रुपए के आसपास की है, उसके हिसाब से भाव बनेगा। दूसरी, EPS के अलावा होती है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। दोस्तों, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसलिए बढ़िया है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी लो है, साथ में इक्विटी भी लो है, यानी नेटवर्थ लो है। तो जब प्रॉफिट को नेटवर्थ से कंपेयर करते हैं तो इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। पर हमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपेयर करते समय नेटवर्थ भी देखना चाहिए। राइट? रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज वेरी गुड एज वी हैव डिस्कस्ड। तीसरी चीज बुक वैल्यू हमें देखनी चाहिए। बुक वैल्यू हमने अभी बात कर ली, 10 रुपया 30 पैसा की है। तो बुक वैल्यू 10, EPS 4.5 और कंसिस्टेंट प्रॉफिट। जो इन्वेस्ट करेगा उसे मिलेगा कंसिस्टेंट डिविडेंड। ऐसी कंपनियां दोस्तों लॉसेस नहीं करती है, बरसों तक रहती है, जिससे इन्वेस्टर को जिंदगी भर पैसे मिल सकते हैं। तो अब भाव सेट करो, क्या भाव हो सकता है। साथ ही दोस्तों हम LIC को दूसरी पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। करें? चलो रेडी हो जाओ। दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टॉप की जो कंपनियां हैं 5, वो रिस्पॉन्सिबल है मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस के लिए। तो यहां पे मैंने LIC को कंपेयर करने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो LIC के बाद की सबसे बड़ी कंपनी है, HDFC लाइफ, जो SBI के बाद आती है, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये 3 कंपनियों से हम LIC को कंपेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों मेरे साथ, सबसे पहले धंधा देखेंगे। भाई तुम धंधा कितना करते हो? सो सेल्स, that is total income of LIC, is
7 लाख करोड़। प्लीज डू रिमेंबर 7 लाख करोड़ में दोनों इनकम आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रीमियम इनकम। 7 लाख करोड़ की LIC की इनकम। SBI जिसका जन्म 2 दशक पहले हुआ वो कर रहा है 82,000 करोड़ का टर्नओवर। तो सेकंड लार्जेस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट में 10 गुना का डिफरेंस है। इससे सीधा क्लियर होता है दोस्तों SBI कितनी तेजी से चले। देखो ग्रोथ तो अगर SBI करेगी तो LIC को भी करना है। LIC हो सकता है 8 से 10% से बढ़े, SBI 15% से बढ़े, तो भी SBI LIC नहीं बन सकती है। ह्यूज डिफरेंस है, राइट। बरसों लगेंगे इनको करीब पहुंचने में, बहुत मुश्किल है, राइट। तो SBI 82,000 करोड़ का टर्नओवर। थर्ड HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज डूइंग 71,000 करोड़ टर्नओवर। ICICI प्रूडेंशियल इज डूइंग 84,000 करोड़ टर्नओवर। इनके बाद की जो कंपनियां हैं, आदित्य बिरला हुई, मैक्स हुई, इनके प्रीमियम काफी कम है। तो हमने टॉप की कंपनीज कवर की। बताओ मुझे सबसे आगे राजा कौन है? LIC। LIC के बाद की जो 3 कंपनियां हैं वो करीबन एक जितना धंधा कर रही है। बाकी कंपनियां बहुत पीछे है तो उनको हम नहीं देखेंगे, राइट। अब दोस्तों इनकम के बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। LIC का प्रॉफिट हमने पहले डिस्कस किया 2974 करोड़ है, यानी प्रॉफिट मार्जिन आधा टका भी नहीं हुए, 0.4% मार्जिन। अब हम इसे अगर SBI से कंपेयर करें, योर SBI इज मेकिंग, भले वो टर्नओवर खाली 80,000 का करती है, 10 गुना कम, पर प्रॉफिट उनके 1500 करोड़ के है। 1500 करोड़ प्रॉफिट 10 गुना कम नहीं है, प्रॉफिट खाली आधे है, क्योंकि SBI लाइफ का प्रॉफिट मार्जिन करीबन 2% है, 1.8%। सो प्रॉफिट मार्जिन में गेम कौन ले जाता है? SBI ले जाता है। HDFC लाइफ के प्रॉफिट मार्जिन SBI से भी बढ़िया है। HDFC 1400 करोड़ का प्रॉफिट करती है एंड 1.9% प्रॉफिट मार्जिन। और जो आपकी ICICI प्रूडेंशियल है उनके मार्जिन खाली 1.1% है। तो तीनों में सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी किसकी है? HDFC लाइफ की बढ़िया है और SBI की भी अच्छी है, दोनों सिमिलर इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। थर्ड थिंग नेटवर्थ, LIC बात हो गई हमारी, राइट। 8,000 करोड़ इस साल का, पिछले साल का देखे तो 6,500 करोड़ का। ये हमने सारों के पिछले साल के डेटा लिए, इसलिए मैं आपको LIC का पिछले साल का डेटा बता रहा हूं। LIC 6,500 करोड़, SBI एक छोटा खिलाड़ी पर 10,500 करोड़ का दोस्तों उनका नेटवर्थ। HDFC लाइफ 8,500 करोड़ का, यानी ये दोनों और अलोंग विद ICICI प्रूडेंशियल 9,000 करोड़ का नेटवर्थ। तीन कंपनियों की नेटवर्थ LIC से ज्यादा है, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ LIC की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्थ जो बेस है रिटर्न ऑन नेटवर्थ में वो LIC का बहुत कम है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46% हुआ और बाकी की जो 3 कंपनियां हैं उनका 14 से 15% जैसा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो एक चीज तय है, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां अच्छा रिटर्न देती है, राइट। NAV LIC की 10 रुपया 30 पैसा याद रही हो गई होगी। SBI का NAV 104 रुपीज है, राइट। HDFC 43, ICICI 64, तो इसके हिसाब से उनके भाव बनेंगे, राइट। प्राइस इसीलिए 10 रुपए पे आपको भाव तय करनी है, क्या देनी है LIC को। SBI 100 रुपए के NAV पे 1100 का भाव है। HDFC 43 के NAV पे 570 का भाव है और ICICI 64 के NAV पे 500 रुपए का भाव है। तो ये देख के हमको ये समझ में आता है करीबन 10 गुना NAV से प्राइस रहता है। ये कंपैरिजन देख के इतना तो क्लियर है, खिलाड़ी नंबर 1 है LIC, पर प्रॉफिटेबिलिटी में SBI एंड HDFC आर बेटर, राइट फ्रेंड्स। पर यहां पे रिसर्च समाप्त नहीं होता है, कुछ और डेटा भी दोस्तों देखने होंगे। दोस्तों यही चीजें हमने यहां पे दूसरे तरीके से बताई है,
आप इन चीज़ों को पूरी PDF फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप ये डेटा डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। अब दोस्तों जो बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इस इंडस्ट्री में पैसा डालें। दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हम भारतीय इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पैसा डाल रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया कैसा ग्रोथ करेगा ये जानना जरूरी है। देखो इंडिया में प्रॉब्लम आएंगे, इंडस्ट्री को इफेक्ट आएगी। इंडिया बढ़िया चलेगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी बढ़िया चलेगी। तो हम इंडस्ट्री ओवरव्यू में सबसे पहले इंडिया का ग्रोथ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो, भारत पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले 10 सालों में भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करेगा। अभी इंडिया 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन द टर्म्स ऑफ GDP। इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ इंडिया इज नंबर 1। इन द टर्म्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया तीसरे नंबर की इकोनॉमी है। सो ह्यूज पोटेंशियल इज देयर इन इंडिया। Friends, which are the key growth driver and on what basis we can say India is going to lead the world? Friends, there are 11 key growth drivers of Indian economy. सबसे पहला, इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है दूसरे नंबर पे। हम 2025 तक चाइना को भी ओवरटेक करने वाले हैं। अब खाली हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस आबादी में यंगेस्ट आबादी सबसे ज़्यादा है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जिसे कहते हैं फेवरेबल डेमोग्राफी। खाली पॉपुलेशन काम की नहीं, फेवरेबल डेमोग्राफी का मतलब यंग पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन जो कंट्री में ज़्यादा होती है वो कंट्री का ग्रोथ ज़बरदस्त होता है, राइट। तो यंग एंड फेवरेबल डेमोग्राफी। तीसरी चीज दोस्तों अर्बनाइजेशन। असल अर्बनाइजेशन इंडिया में अभी तक देखा नहीं गया है। इंडिया अभी भी रूरल में है, पर आने वाले 10-15 सालों में हम देखेंगे इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से अर्बनाइजेशन आने वाला है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, जो कि बहुत हाई है और बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होता जा रहा है। तो हाउस होल्ड कंजप्शन अगर ग्रो होता है, इससे कंजप्शन कंपनियों को फायदा होता है, राइट। पांचवा पॉइंट, इंक्रीजिंग पर कैपिटा GDP। दोस्तों भारतीयों की GDP पर कैपिटा हम मानते हैं कम है। 1.5 लाख रुपीस एक एवरेज इनकम है इंडियन की, जो कि कम है। लेकिन जो तेजी से GDP पर कैपिटा हमारी बढ़ रही है वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है, राइट। सिक्स्थ, राइजिंग मिडल इंडिया पॉपुलेशन टू प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ। मिडल इंडिया जो है, देखो अब तक जो था इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन लोअर इनकम में थी। अब जो इंडिया में है मिडल इनकम में ज्यादा पॉपुलेशन है, जिससे लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग दोस्तों बढ़ती है। ऐसी कंपनियों को भी उसमें फायदा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th पॉइंट, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन टू राइजिंग विद इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वी सॉ ड्यूरिंग लास्ट 10 years ऑल्सो दैट फाइनेंशियल प्रोडक्ट पेनिट्रेशन हैज बीन इंक्रीज्ड widely around the India. 9th point, share of financial assets in overall share to increase. दोस्तों लोग जितनी बचत करते हैं उसमें फाइनेंस के हिस्से में जितना पैसा आता है वो बढ़ने वाला है। अभी भी अच्छा है पर आने वाले समय में और बढ़ेगा। 10th, the trend in gross financial savings over the years. ट्रेंड एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग्स का, हर साल फाइनेंशियल में के सेविंग में पैसे लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी आपको बूस्ट करेगा इंश्योरेंस को। एंड लास्ट, शेयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंक्रीमेंटल हाउस होल्ड फाइनेंस सेविंग इज ऑल्सो गुड एंड इंक्रीजिंग।
ये 11 पॉइंट के हिसाब से हमें लगता है कि ये की ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे आने वाले समय के। कुछ पॉइंट इसमें से हम थोड़े डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अभी हमने एक पॉइंट लिया था, ये उसी का चित्र है। दोस्तों, इंडिया जो मैंने बताया इज द लार्जेस्ट यंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 90% पॉपुलेशन भारत की 60 की एज से नीचे है। करीबन 63% पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एज में है, यानी 15 to 60 है, जो कि कोई भी कंट्री से, कोई भी मेजर इकोनॉमी से आप कंपेयर करो, ब्राज़ील हो गई, चाइना हो गई, यूएस हो गई, जापान हो गई, इंडिया इज द यंगेस्ट डेमोग्राफी, और हम यंग और आने वाले 10 साल रहने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दोस्तों, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनियों के लिए भी। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हो चार्ट में एवरेज इंडियन कितना कंज्यूम करता है, $1000 साल के। अब हमसे अगर हम हमारी कंपैरिजन चाइना या वर्ल्ड एवरेज से करें तो पूरी दुनिया या चाइना हमसे 4 से 6 गुना ज़्यादा कंज्यूम करती है। अगर हम खुद को यूएस से कंपेयर करें तो यूएस सिटीजन दोस्तों हमसे 40 गुना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो नो डाउट अबाउट इट, वहाँ की कंपनियों को इसका डायरेक्ट लाभ होता है। लेकिन दोस्तों, अब इसे हमें कंपेयर करना चाहिए सीधा जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों, जो कि अभी मैंने बताई आपको कि एवरेज इंडियन की 1.5 लाख है, ये दोस्तों 2012 में खाली 70,000 रुपीज़ था। तो 2012 में एवरेज इंडियन की इनकम कितनी थी, 70,000। आज कितनी है, 1.5 लाख। दोस्तों, पिछले इतने सालों में जीडीपी पर कैपिटा हमारा 10% के कगार से बढ़ रहा है। आने वाले सालों में ये 10% से बढ़ने वाला है। तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, 2025 आते आते एवरेज इंडियन की इनकम 2 लाख के पार हो जाएगी। जैसे इनकम बढ़ती है दोस्तों, आपका रोटी कपड़ा मकान का स्पेंडिंग फिक्स रहता है। बाकी का रुपया आप कहाँ डालते हो, तो वो आप दूसरी जगह पे स्पेंड कर सकते हो, राइट। तो आने वाला जो समय है ये जबरदस्त उज्जवल है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट अभी हमने बताया था, ये उसी का चित्र है, राइजिंग मिडल इंडिया पॉपुलेशन टू प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, एक अंदाज है कि करीबन 2012 में 83% भारतीय 2 लाख से कम कमाते थे। अब आप अंदाजा लगाओ क्या कंज्यूम हम लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। अभी आज की तारीख में ये अंदाजा है कि 2 लाख रुपए से कम कमाने वालों की जो संख्या है, जो उस समय 83 थी, वो अभी 65% पहुंच चुकी है। तो इतना क्लियर है, 15 से 20% लोग अपने आप को अपग्रेड कर सके बिलो 2 से अबाउट 2 में। ये कंजप्शन को बूस्ट करता है। सीधी बात है, 2 लाख से कम कमाने वालों की संख्या घटती जा रही है। उसी प्रकार से 2 से 10 लाख कमाने वालों की संख्या, जो कि स्पेंडर होते हैं दोस्तों, जो अलग अलग चीज कंज्यूम करते हैं, इनकी संख्या 9% कगार से बढ़ती जा रही है दोस्तों। उसके साथ ही जो अफ्लुएंट अर्नर होते हैं, जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, इनका स्पेंडिंग पावर सबसे तेज होता है दोस्तों। इनकी संख्या भी एज यू कैन सी 16% कगार से बढ़ रही है। तो ये एक शाइनिंग इंडिया है दोस्तों। भारत में कमाने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इन कमिंग टाइम देयर वुड बी सो मेनी पीपल वुड बी हैविंग बेटर अर्निंग दोस्तों। एज यू कैन सी 2012 में 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों की संख्या कितनी थी, खाली 30 लाख लोग ऐसे थे जो 10 लाख से ज़्यादा पैसा भारत में कमाते थे, इतने बड़े 100 करोड़ प्लस के इंडिया में। दोस्तों, आप अभी का एस्टीमेट देखो 2022 का, करीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, और 2030 आते आते 3.5 करोड़ भारतीय होंगे जो 10 लाख प्लस की इनकम में आएंगे। ये सब चीज़ बूस्ट करती है आपकी कंजप्शन इंडस्ट्री को।
दोस्तों जो आप देख सकते हो कि टोटल रुपया 2012 में जो हम सेव करते थे 100 में से उस समय 31% हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सेव करते थे, ये बढ़ते बढ़ते अभी 2020 में 41% पहुंच चुका है। तो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लोगों की सेविंग बढ़ती जा रही है। दोस्तों क्रिसिल को ये उम्मीद है कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सेविंग है ये 12% के कगार से बढ़ रही है। आने वाले समय में भी हम डबल डिजिट ग्रोथ 12, 10, 13% ग्रोथ का अंदाज रख सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड सेविंग की इंडस्ट्री को ग्रोथ इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा मिलेगा। हमारा ध्यान ये इंडस्ट्री पे होना चाहिए, राइट। दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ट्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हम करंट 2020 की बात करें तो सबसे लास्ट थिंग 63 लाख करोड़ जीडीएस लिखा हुआ है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है। भारत की टोटल जीडीपी जो कि 203 लाख करोड़ थी, 203 लाख करोड़ में से 64 लाख करोड़ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हुई, जो जीडीपी का 32% हुआ। ये दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में से हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग में करीबन 40 लाख करोड़ रुपया आया। हाउस होल्ड ग्रोथ सेविंग मतलब फाइनेंशियल एसेट्स भी आ गई दोस्तों, गोल्ड आ गया, प्रॉपर्टीज आ गई, कोई भी चीजें जहां पे हम लोग सेव करते हैं। तो टोटल कितना मैंने बताया दोस्तों आपको, 40 लाख करोड़ 2020, जो कि जीडीपी का 20% हुआ हाउस होल्ड का सेविंग। उसमें से दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल सेविंग देखो, फाइनेंशियल सेविंग फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, करीबन 23,000 करोड़ रुपया फाइनेंशियल सेविंग के पास आया, जो कि 2012 में खाली 10,000 करोड़ आता था। तो 10,000 करोड़ के बदले आज अगर 22,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सेविंग में आएंगे तो ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनियों का ग्रोथ बड़ा अच्छा हुआ होगा, राइट। इनके अलावा फाइनेंशियल लायबिलिटीज में 6641 करोड़। आप फिजिकल एसेट देखो तो टोटल जो सेविंग हमारा ग्रॉस सेविंग 64 लाख करोड़ का था, उसमें से फिजिकल एसेट्स गोल्ड मत गिनो, प्रॉपर्टी गिनो, जमीन में 23 लाख करोड़ रुपया लोगों ने निवेश किया और गोल्ड में 431 करोड़, राइट। तो ये है पूरा हिसाब, आप देख सकते हो 10,000 से 23,000 करोड़ की हमने सफर तय किया है खाली पिछले 10 सालों में। दैट शोज ह्यूज ग्रोथ। इनकम अगर ऐसे ही बढ़ती जाती है, इंडियन की जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ होता है, ये 23 लाख करोड़ को 30 लाख करोड़ पार करते टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, जिसका पूरा फायदा आपकी लाइफ इंश्योरेंस, एएमसीज वगैरह कंपनियों को होगा। दोस्तों अब जब हम फाइनेंशियल सेविंग की बात कर रहे हैं, ये पूरा फाइनेंशियल सेविंग का ऑपरेशन है। करीबन दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो 30% रुपया फाइनेंशियल सेविंग का बैंक डिपॉजिट में जाता है। लोगों को सेफ्टी चाहिए और होना भी चाहिए। उसके बाद का जो बड़ा हिस्सा है 19.4% वो आपके लाइफ इंश्योरेंस फंड में जा रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस में ऑलरेडी अच्छा पैसा आ रहा है, जो 2019 में खाली 17% था। तो कोविड के बाद हम देख पा रहे हैं कि इंश्योरेंस में पैसा लोगों का बढ़ता जा रहा है, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उसका फायदा तो होगा। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग बढ़ती है, फाइनेंशियल सेविंग बढ़ती है, कुछ बड़ा हिस्सा आपके इंश्योरेंस कंपनी को मिलने ही वाला है, राइट फ्रेंड्स। कुछ दोस्तों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए जिससे आपकी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री या ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लाभ हो। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लाभ हो, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत फोकस किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो जबरदस्त सफल हुई। आपने देखा ही है पिछले सालों में कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं। उनके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीसरी
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीन को जबरदस्त सफलता हासिल की है। पर्पस ये था कि हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम कहते हैं। इनके अलावा जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये भी इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल जबरदस्त फायदे की चीज है। तीसरा, डिजिटाइजेशन। ये दोस्तों डिजिटाइजेशन एक कैटालिस्ट बनने वाला है ग्रोथ का आने वाले समय में। कैसे? मोबाइल पेनिट्रेशन, सबसे पहली चीज दोस्तों मोबाइल पेनिट्रेशन, यानी अब सब लोगों के पास मोबाइल पहुंच रहे हैं। आपको पता है ये मोबाइल का पहुंचना मतलब इंटरनेट का पहुंचना, मतलब इंफॉर्मेशन का पहुंचना। ज्यादा लोग अपने घर बैठे बैठे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट पेनिट्रेशन, यूपीआई यूजेज एंड राइज इन 4G पेनिट्रेशन एंड स्मार्टफोन यूजेज, ये चीजें दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ावा देगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भारत में इंडस्ट्रीज के ग्रोथ होंगे कि नहीं। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर पाएगी। दोस्तों 1956 में लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया, बहुत सारी कंपनियों को मिला के। तो 1956 में हम कह सकते LIC का विधि से एक जन्म हुआ और यह तय किया गया कि सिर्फ गवर्नमेंट ही लाइफ इंश्योरेंस करेगी। पहली बार दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत के बाद 1957 में 200 करोड़ का प्रीमियम हमने क्रॉस किया। 56 में जन्म, 57 में 200 करोड़, दूसरे 1000 करोड़ पहुंचने में 1970 हो गया, यानी दूसरे 15 सालों में 1000 करोड़ LIC पहुंची और उसके बाद के 10 सालों में खाली दूसरा 1000 करोड़ यानी 2000 करोड़ LIC पहुंच पाई। दोस्तों आज के भी ये लिबरलाइज समय में भी LIC एक अपनी जगह पे है। 2000 के बाद प्राइवेट कंपनियों को मौके दिए गए, पर आज भी LIC का मार्केट शेयर तगड़ा है। ह्यूज क्लाइंट बेस है, जो हमने पहले ही बात कर दी, 30 करोड़ के। राइट फ्रेंड्स, सो LIC इज स्ट्रॉन्ग, नो नीड टू डाउट ऑन इट। ये है दोस्तों पूरा इंश्योरेंस का चित्र भारत का। हम देख सकते हैं 2007 से 2011 का जो समय था, इसे हाई ग्रोथ पीरियड कहते हैं। 17% कगार से प्रीमियम ग्रोथ कर रहे थे। 2012 से प्रीमियम की गति धीमी पड़ गई। 2012 टू 2014 के समय में इंश्योरेंस के प्रीमियम खाली 3% से ग्रोथ कर रहे थे, एक म्यूटेड फेज था। वापस रिबाउंड हुआ 2015 के बाद, ग्रोथ 8% आया और 2017 के बाद ये वापस फुल स्पीड पे आ चुकी है। इंडिया के ग्रोथ से डबल स्पीड से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है। अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय 12% ग्रोथ। आने वाले समय में हम 12 to 15% का ग्रोथ जरूर उम्मीद रखेंगे इंश्योरेंस से। राइट दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में कैसी है, इस पे हमारी बात चल रही है दोस्तों। ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे अगर हम बात करें तो इंडिया दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मार्केट है। जैसे इनकम बढ़ेगी, ये 10वें नंबर से हम 5वें नंबर पे ग्रोथ होंगे आने वाले समय में। उसी प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा 5वां मार्केट है टोटल प्रीमियम के बेस पे। दोस्तों साइज इसकी याद है कितनी, मैंने पहले भी बोली थी, कितनी बताओ? 6 लाख करोड़ के प्रीमियम की ये साइज है आज, जो 10 लाख करोड़ पार आने वाले 5 साल में हो जाएगी। राइट, इनके अलावा प्रीमियम 11% से ग्रो हो रहे हैं और हम 15% का ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम में। सो यस, गुड ग्रोथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। दोस्तों डेटा आपके सामने है। टोटल प्रीमियम 11% के कगार से बढ़ रहे हैं। टोटल प्रीमियम में रिन्यूअल प्रीमियम भी आ जाते हैं और न्यू बिजनेस प्रीमियम 15% के ग्रोथ से बढ़ते जा रहे हैं। सो देयर इज ह्यूज ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन दिस इंडस्ट्री। इसे इंश्योरेंस के ग्रोथ को अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो वर्ल्ड में इंश्योरेंस का ग्रोथ 4% से बढ़ेगा, जिसमें एडवांस इकोनॉमी का ग्रोथ 3% से बढ़ेगा।
तो एडवांस से तेजी से कौन बढ़ेगा दोस्तों? इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। इमर्जिंग मार्केट्स में प्रीमियम 7% से, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री 7% से बढ़ेगी और इंडिया 12 to 15% के ग्रोथ से। तो पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया इंडस्ट्री भारत की है दोस्तों इंश्योरेंस में। ग्लोबल इंश्योरेंस की डेंसिटी अगर हम देखें दोस्तों, इंश्योरेंस को नापा जाता है डेंसिटी और पेनिट्रेशन से भी। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है डेंसिटी और पेनिट्रेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डेंसिटी। डेंसिटी देखा जाता है प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी, एवरेज कितना प्रीमियम इंडिविजुअल पे करते हैं अलग अलग कंट्री में। अभी दोस्तों इंडिया में हम देखें तो 59 USD सालाना, यानी करीबन 4-5 हज़ार रुपये की एवरेज सालाना प्रीमियम इंडियन पे कर रहे हैं। अगर हम इंडिया को US से कंपेयर करें तो एवरेज US सिटीजन इंडियन से 30 गुना ज़्यादा प्रीमियम पे करता है। और सिंगापुर बात ही निराली है दोस्तों, ऑलमोस्ट 4-5 to 100 गुना करीबन। क्यों ऐसा? अगेन GDP पर कैपिटा इंडिया का लो है, जो बढ़ना है तो ये डेंसिटी भी तो जबरदस्त बढ़ेगी। तो हाई पोटेंशियल मार्केट है दोस्तों इंडिया। दोस्तों पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन में इंडिया US के मुकाबले है, राइट। इंडिया का और US का पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन US का कहाँ पे ज़्यादा है? एवरेज प्रीमियम वो लोग ज़्यादा पे करते, डेट्स ग्रेट। इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन गैप देखा जाता है कि जितने की ज़रूरत है उसके हिसाब से कितना प्रीमियम पे करते हैं, कितना इनका एश्योरेंस है। दोस्तों प्रोटेक्शन गैप देखें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा गैप है, 83% प्रोटेक्शन गैप है। होना चाहिए उसका खाली 17% का उनका इंश्योरेंस है, राइट। यही प्रोटेक्शन गैप को अगर मैं दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करूं, जैसे चाइना, तो चाइना में 70% है, जापान में 60% है। ये प्रोटेक्शन गैप भी दोस्तों इंप्रूव होगी इंडिया की, राइट फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, अब अगर इंश्योरेंस पे कॉन्फिडेंस है तो हम इंश्योरेंस में कंपनी के मार्केट शेयर को पूरी दुनिया की सारी कंपनी से कंपेयर करना है। इससे थोड़ी और भविष्य की आइडिया क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आपके सामने पूरे मेजर इकोनॉमी की मैंने अलग अलग कंपनियां रखी हुई है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उनका मार्केट शेयर कितना है? 8.5%। मेट लाइफ जो उनकी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, उनका कितना है मार्केट कैप? 7.5%। अब कोई भी देश देखोगे, कोई भी देश की जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, ऐसा देखा गया है कि 1-2 कंपनियां होती है जिसका शेयर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन LIC का जो 70% जो 2016 का दिख रहा है, उतना ज़्यादा पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी का नहीं है। दोस्तों देखो, इसे आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, दोनों प्रकार से ले सकते हो। पॉजिटिव बोलना है मुझे तो मैं ये कहूँगा कि वाओ, LIC का मार्केट शेयर कितना ज़्यादा है। दुनिया में कोई मेजर इकोनॉमी में ऐसी कंपनी नहीं है जिसका इतना ह्यूज मार्केट शेयर है। उसके साथ मुझे दूसरा नज़रिया रखना चाहिए कि दूसरी सब कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन हमसे बहुत पहले ला दिया था, वहां पे कंपनियां प्राइवेट बरसों से काम कर रही थी, जबकि इंडिया में हम लोग प्रॉब्लम में आने के बाद लिबरलाइज हुए। इसलिए हमारे यहाँ की कंपनियों को मौका मुश्किल से 1991 से 2000 के बाद दिया गया। तो बहुत कम समय था प्राइवेट कंपनियों के पास उभरने का, राइट। अब चाइना देखो, हमसे 20 साल पहले उन्होंने लिबरलाइजेशन के स्टेप लिए, आज चाइना हमसे 5 गुना बड़ा बन गया है, राइट। तो ये स्टेप हमने लेट लिए तो अभी हमारी कंपनियां बड़ी बन रही है। जो कंट्री ने पहले स्टेप लिए, मौके दिए बिजनेसमैनों को, वहां पे कंपनियां बड़ी बड़ी बन चुकी है। आप इंडिया में देखो, जैसे चाइना की है पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट शेयर और चाइना लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों ही कंपनियां दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आती है। याद रखिएगा, चाइना में लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट हिडन पोटेंशियल था। अब चाइना ने ग्रोथ किया, लोग पैसे कमाए, तो देखो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां, इनफैक्ट इंश्योरेंस की कंपनियां उनकी सबसे बड़ी कंपनियों में क्या, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आ गई। दोस्तों यही दोस्तों इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में आप देखो कितना है, LIC 72%, SBI 5%।
अब अगर हम देखें 2020 तो LIC 72 से 64 आ गई और 6% कम हुआ। अब ये 72 की शुरुआत तो 100 से हुई थी। आने वाले समय में अभी 64, आने वाले समय में आप देखोगे कि दुनिया की दूसरी कंट्री की तरह LIC 20-25% में सबके साथ सेट हो जाएगा। आने वाले 20 सालों में ये चीज हम देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, अब दोस्तों आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग पीयर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं LIC की दुनिया की दूसरी जो मेजर इकोनॉमीज है उनकी सबसे बड़ी कंपनियों के साथ। हमारा हाथी उनका हाथी। राइट, तो जब हम टोटल प्रीमियम कंपेयर करते हैं, प्रीमियम, तो प्रीमियम के बेस पे दोस्तों पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चाइना की है, जो मैंने बताया आपको 1980 में एक छोटी कंपनी थी, पर चाइना के ग्रोथ के कारण ये पिंग इंश्योरेंस आज बड़ी कंपनी बन गई। बड़ी छोड़ो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, क्योंकि पॉपुलेशन चाइना के पास था, पॉपुलेशन के पास पैसे ही नहीं था, हाई पॉवर्टी थी। अभी चाइना का ग्रोथ हुआ तो पॉवर्टी निकल गई, सबके पास पैसे आए, जो हम इंडिया में देख रहे हैं। क्या चेंज आया? ये एक पिंग इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियम की कंपनी, अकेली नहीं, वो एसेट में भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। एसेट्स भी उनके पास उतनी है। दूसरे नंबर पे अलियांज आती है, प्रीमियम में भी और एसेट में भी। राइट, अब LIC अगर हम देखें तो अगर हम टोटल प्रीमियम के हिसाब से कंपेयर करें तो प्रीमियम के हिसाब से दोस्तों LIC 7th है ग्लोबली, और एसेट के हिसाब से देखें तो 10th है ग्लोबली। यस दोस्तों, हमारी LIC दुनिया की 10 कंपनीज में आती है। अब दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे बात करेंगे इन सारी कंपनी के। जो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनकी टोटल एसेट देखें तो अभी हमने बात की कि LIC की 10वें नंबर पे नंबर आता है टोटल एसेट में। पर ये टोटल एसेट जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो पिछले 5 सालों में चाइना ने बढ़िया ग्रोथ किया, तो चाइना की कंपनी सबसे अव्वल है ग्रोथ में। उसके बाद इंडियन और मलेशिया, ये दोनों ही कंट्रीज की कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ किया है। अब इंडिया में LIC देखो तो 8% से ग्रोथ हुआ। साथ ही में प्रीमियम भी चाइनीज कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ा है। फिर आता है मलेशिया और इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी में, तो हमारे प्रीमियम भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप जापान देखो, GDP नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, प्रीमियम भी उनके नेगेटिवली ग्रोथ कर रहे हैं। राइट, तो एक चीज है LIC का जो ग्रोथ है हम 8% तो उम्मीद यहां से रख ही सकते। अगर हम इसी को इंडिया की प्राइवेट कंपनियों से कंपेयर करें तो प्राइवेट कंपनियां तो 14-15% से बढ़ रही है। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाओ, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया कि LIC धंधा तगड़ा करती है, वर्ल्ड के टॉप 10 में आएगी, पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, घटिया है। मैंने शुरुआत में ही बताया था, हो सकता है आपको बुरा लगे पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज। राइट, ये कैसे हम कह सकते हैं? देखो अगर हम इसको दुनिया की सब कंपनी से कंपेयर करें, अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी का कॉलम, पिंग एंड इंश्योरेंस 23,000 US मिलियन डॉलर का प्रॉफिट करती है। चलो उनका जो धंधा है नेट प्रीमियम वो LIC से दुगना है। राइट, धंधा दुगना तो प्रॉफिट दुगना होना चाहिए, पर यहां पे क्या है, वो 23,000 US डॉलर का प्रॉफिट करते हैं, हम खाली 400 US डॉलर मिलियन का प्रॉफिट करते हैं। ह्यूज डिफरेंस। तो दोस्तों हमें यहां पे इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट सुधारने पड़ेंगे। प्रॉफिट्स आर नॉट गुड। अब कोई भी कंपनी से कंपेयर करो, इवन यू कैन कंपेयर विद अलियांज, मेटलाइफ, तो जब प्रॉफिट की बात आती है तो निराशा होती है। 406 US डॉलर मिलियन आर एब्सोल्युटली नॉट गुड प्रॉफिट्स। यहां पे अगर हम प्राइवेट कंपनी उसको रखेंगे तो वो शायद इससे अच्छी ग्रोथ भी करे और प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी स्ट्रांग दिखेगी दोस्तों। राइट, और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन LIC वर्सेस वर्ल्ड ग्लोबल लीडर रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी से। दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स यानी हमने पहले बताया कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम्स आते हैं, वो पैसे को, उसमें कुछ ही पार्ट मोर्टालिटी का होता है, वो पैसे को निकाल के दूसरे पैसे को निवेश किया जाता है।
डेप्ट फंड में और कुछ पैसा इक्विटी में, बड़ा पैसा डेप्ट फंड में, ताकि गारंटेड रिटर्न दे भी सके ये लोग, राइट। अब एसेट ये हुई, ये जो एसेट्स है टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स LIC की दोस्तों आप देख सकते हो सबसे लोवेस्ट है पूरे ग्रुप में, 2020 0.2%, राइट। पूरी जो ग्रुप है उसमें LIC का लोवेस्ट है। तो ये हमारे ऊपर एक दाग है। ये बढ़ेगा कब? जब हम देखो रिटर्न ऑन एसेट कैसे गिनी जाती है, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट में हम 10वें नंबर पे है, दूसरों के मुकाबले तो कम ही है, तो रिटर्न ऑन इसे एसेट हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हम 10वें नंबर पे भी नहीं आएंगे, ये बहुत ही खराब है। इसीलिए रिटर्न ऑन एसेट्स हमारी लो पे हो जाती है, राइट। उसी प्रकार से अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इक्विटी हमने पहले ही बात की कि इक्विटी भी बहुत ही लो है। आप अगर इक्विटी दुनिया भर की इक्विटी से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि दूसरी सब कंपनियां जो ग्लोबल पेयर में है उनकी इक्विटी काफी हाई है, उनके नेटवर्थ काफी हाई है। इसके कारण LIC का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड बाय नेटवर्थ, अब नेटवर्थ होगा ही नहीं तो बढ़िया ही दिखेगा, राइट। बट नहीं, देखो हमें हकीकत देखनी पड़ेगी। हकीकत यह है प्रॉफिट्स आर लेस, नेटवर्थ इज लेस। वी नीड टू इंप्रूव दिस बोथ द थिंग्स। गवर्नमेंट ने बोली है वो इस पे ध्यान देंगे, पर हमें अभी की हकीकत को भी समझना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री हम देखें, हमने इनको ग्लोबल से पूरा कंपेयर कर दिया। भारत में कैसा है? पहले तो भारत में लाइफ इंश्योरेंस हमने बोला 20 साल से ही प्राइवेट में आया है। अब प्राइवेट में जो भी कंपनियां हैं ये कैसे बेचती है? ज्यादातर कंपनीज बैंकिंग के साथ वाली कंपनी है, SBI, HDFC, ICICI, तो उनको बैंकिंग का जो कस्टमर बेस है उसका फायदा होता है। दूसरा, बैंकिंग के अलावा कॉरपोरेट एजेंट्स, इंडिविजुअल एजेंट्स, वेब एग्रीगेटर्स वगैरह वगैरह से भी पॉलिसी बेची जाती है। दोस्तों ये है इंडिया का कंपैरिजन मार्केट शेयर ऑफ प्राइवेट प्लेयर एंड LIC इन द टर्म्स ऑफ नेट बिजनेस प्रीमियम इंडिविजुअल। दोस्तों 2016 में 56% मार्केट शेयर LIC का था, 44% प्राइवेट प्लेयर का था। ध्यान रखिएगा ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? बिजनेस प्रीमियम की, न्यू बिजनेस प्रीमियम, राइट। टोटल प्रीमियम की बात नहीं चल रही है। ये केस में दोस्तों आज LIC का मार्केट शेयर 50% है। टोटल प्रीमियम में ज्यादा क्यों है? बरसों से प्रीमियम आ रहे तो रिन्यूअल प्रीमियम भी आते हैं, पर नया धंधा LIC के पास 50% आ रहा है और 50% मार्केट प्राइवेट के पास है। दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो से पता चलता है कौन स्मार्ट है, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो हम लास्ट ईयर का देखें तो इंडस्ट्री का 10.1% था, LIC का 8.7% था और प्राइवेट प्लेयर का 12.6% था। तो प्राइवेट प्लेयर का ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल प्रीमियम में से देखा जाता है। अब टोटल प्रीमियम जो प्राइवेट प्लेयर है उनके पास रिन्यूअल प्रीमियम कम आने वाला है। LIC जो 65 ईयर से पेनेट्रेटेड है, नए प्रीमियम के साथ बड़ी मात्रा में रिन्यूअल प्रीमियम आते जिसपे कॉस्ट कम होती है LIC की, जिसके कारण ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा है। तो सीधा अट्रैक्ट नहीं हो जाने का। जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें थोड़ा बिजनेस को भी समझना चाहिए, राइट। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल प्रीमियम अगर आप देखो 2016 से 2021 15% का ग्रोथ। अभी का मार्केट कितना है? 2021 से 2027 तक 17 to 18% कगार से ग्रोथ करेगा। 2026 के बाद भी ये इंडस्ट्री 13 से 15% से बढ़ती जाएगी। तो आने वाले 10-15 साल उज्जवल है। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा होना चाहिए। 6 लाख करोड़ का प्रीमियम मैंने आपको पहले बताया, 10 लाख करोड़। दोस्तों ये 12 लाख करोड़ पहुंचने वाला है इसी नियर टर्म में, तो काफी कंपनियों को इसका फायदा होगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से कंपेयर करना चाहिए, जिससे हमें पता चले
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं आई है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पुरानी है। आप देख सकते हो डेटा से 2016 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 12 लाख करोड़ का था। उसी समय इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का AUM 25 लाख करोड़ का था। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस से आधी थी। आज अगर 2021 में हम देखें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री 45 लाख करोड़ की है, 31 लाख करोड़ का उनका AUM है। तो करीब पहुंच रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग मोर देन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द टर्म्स ऑफ AUM। तो आपके पास दोस्तों दो चॉइस है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही पैसा डाल सकते हो, AUM रिलेटेड AMCs कंपनीज यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी पैसा डाल सकते हैं, वहां पे भी बढ़िया ग्रोथ आएगा। चलो दोस्तों, समय आ गया है LIC को इंडियन कंपनी के साथ इंडिविजुअली कंपेयर करने का। करना है क्या? चलो करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम प्रीमियम से देखेंगे कि जब हम टोटल प्रीमियम देखते हैं जो अभी करीबन 6 लाख करोड़ का है, टोटल प्रीमियम के केस में पिछले साल के हिसाब से LIC का 64% का स्टेक है, 64% किंग साइज। दोस्तों टोटल प्राइवेट प्लेयर अगर हम देखें, टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर जिनका सबसे बड़ा स्टेक है, अगर टॉप 5 प्लेयर को मिलाए तो भी 25% हिस्सा होता है, और बाकी के सारे 20 प्लेयर को ले लो तो टोटल 11% हिस्सा वो 20 प्लेयर मिलके करते हैं, राइट। तो LIC टॉप 5 एंड रिमेनिंग, LIC 66%, टॉप 5 25% एंड रिमेनिंग 11%। तो किधर फोकस करने का? ओनली LIC एंड टॉप 5। टॉप 5 में भी आप देखो तो LIC का 4 लाख करोड़ का प्रीमियम है अगर, तो दूसरे नंबर पे आपका SBI 50,000 करोड़, HDFC लाइफ 38,000 करोड़, ICICI 36,000 करोड़, मैक्स 220,000 करोड़ के नीचे, बजाज 12,000 करोड़। तो दूसरे कोई तो यहां पे आते ही नहीं है। तो कहां पे फोकस करेंगे दोस्तों अब हम आने वाले टाइम में? LIC और उनके साथ SBI, HDFC टॉप प्रायोरिटी एंड ICICI। तो ये 3 कंपनियों के साथ हम कंपेयर कर पाएंगे। दोस्तों प्रीमियम के बाद अगर अब हम अभी पॉलिसीज पे आ जाए कि कितनी पॉलिसी किसने की, दोस्तों टोटल पॉलिसी में आपका LIC 21 करोड़ पॉलिसीज LIC के द्वारा, SBI 72 लाख पॉलिसीज में दूसरे नंबर पे, HDFC 48 लाख तीसरा नंबर। फिर दूसरे सबके नंबर नहीं देखने हैं। ये 2 कंपनियां SBI एंड HDFC आर लीडिंग इन प्राइवेट प्लेयर्स। LIC का तो बोलबाला है, उसके वहां तो कोई पहुंच नहीं सकता है अभी, राइट। अब दोस्तों ग्रोथ देखें, देखो ग्रोथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज पैसा लगाएंगे, ग्रोथ प्रीमियम में होगा तब तो हम कमाएंगे। हमारा पैसा बढ़ेगा कितना वो ये ग्रोथ पे डिपेंड है, राइट। तो ग्रोथ देखें तो LIC का टोटल प्रीमियम 7% के कगार से बढ़ रहा है, 7% के कगार से बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी इतने % से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हो। तो हमारा जो पैसा बढ़ेगा निवेशकों का वो 7 to 8% कगार से बढ़ेगा। आप अगर SBI लाइफ और HDFC देखो तो ये 2 कंपनियां ऐसी है जिनका टोटल प्रीमियम 15% कगार से बढ़ रहा है, एज यू कैन सी। तो 15% से धंधा बढ़ेगा, 15% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, पैसा आपका 15% से बढ़ना चाहिए। 15% तो बहुत ही अच्छी चीज हुई, राइट। तो 15% ग्रोथ की उम्मीद हम SBI HDFC से रख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल का ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा कम है, 7% का ग्रोथ है। तो ज्यादा फोकस किधर रखे? SBI और HDFC। LIC 7% ग्रोथ, तो वहां पे म्यूटेड ग्रोथ रहेगा, राइट। दोस्तों कॉस्ट पे अपन बात करें, खर्चों में अगर हम देखें, एक होता है कमीशन रेशियो, जो प्रीमियम आते हैं उस पे जो कमीशन देना होता है वो। दोस्तों कमीशन रेशियो अगर हम देखें LIC का सबसे ज़्यादा है 5.6%। असल में उनका थोड़ा कम होना चाहिए, राइट, क्योंकि रिन्यूअल प्रीमियम की भी मात्रा बड़ी होती है, पर ऐसा नहीं है। LIC का सबसे ज़्यादा कमीशन का कॉस्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो रिन्यूअल प्रीमियम की वजह से
कम होने चाहिए LIC के, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो SBI लाइफ सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में और टोटल कॉस्ट रेशियो में। कौन है सबसे बढ़िया इफेक्टिव कंपनी? SBI लाइफ इंश्योरेंस इज हाईली इफेक्टिव इन मेंटेनिंग बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी। चलो किसकी कितनी बड़ी टीम है? LIC की एजेंट की टीम दोस्तों करीबन 14 लाख एजेंट की टीम है। हम टोटल प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलाए तो 11 लाख एजेंट की टीम है। तो सबसे बड़ी एजेंट की टीम किसके पास है? LIC के पास है। हालांकि दूसरी जो कंपनियां हैं वो बैंकिंग से जुड़ी होती है तो उनको बैंकिंग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी एक तरीका होता है ये जानने के लिए विच कंपनी इज हाईली एफिशिएंट। जो ज्यादा रेवेन्यू कम एम्प्लॉय पे ला सके, दोज आर द बेटर कंपनीज। यहां पे हम देखें LIC जिनके 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है, तो हमें ये देखना चाहिए कि एम्प्लॉय के हिसाब से वो कितना प्रीमियम ला पाते हैं, राइट। तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय आप LIC की देख पाओगे 2.5 लाख रुपया है। इसे अगर हम दूसरी कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है LIC की। तो एफिशिएंसी वाइज LIC कुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ SBI। SBI आप देखो सबसे हाईली एफिशिएंट 13,86,000 का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय SBI ला रही है, राइट। HDFC लाइफ 8 लाख रुपीज जो कि LIC से करीबन 3 गुना हुआ। ये पैरामीटर के हिसाब से भी SBI अव्वल है, LIC इसमें काफी नीचे जाता है। दोस्तों और एक तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी हाईली एफिशिएंट है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को साथ रखने में। यह देखा जाता है दोस्तों परसिस्टेंसी रेशियो से। आप यहां पे अगर लास्ट कॉलम देखें तो 61st मंथ यानी 61 मंथ हो गए फिर भी जो हमारे जो पॉलिसीज है वो एक्टिव है, वो पैसा लेके कस्टमर निकल नहीं गए यहां से। तो जो कंपनी के पास ज्यादा लंबे समय तक कस्टमर रहेंगे हम ये मान सकते हैं कस्टमर्स आर हाईली सेटिस्फाइड। तो सबसे बढ़िया परसिस्टेंसी का रेशियो किधर दिख रहा है? अगेन SBI। तो दोस्तों देखो अलग अलग इंडिकेटर से हम देखने का प्रयास कर रहे कौन सी कंपनी कैसी है। अव्वल नंबर पे कौन आ रही है? SBI, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों और एक पैरामीटर से हम देखें AUM किसका कितना है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों LIC इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इन इंडिया। करीबन 36 लाख करोड़ रुपया LIC मैनेज करता है, जो कि टोटल प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस को सबको मिला है तो उनसे 3 गुना बड़ा है LIC का AUM। अगर हम उनसे सेकंड नंबर की कंपनी जो कि SBI है उससे कंपेयर करें तो उससे 17 गुना ज्यादा AUM LIC का इंडिविजुअली है, जो कि एक ह्यूज मात्रा में AUM हुआ। तो LIC का AUM 37 लाख करोड़, SBI का AUM 2000 यानी 2000 करोड़। कुल मिला के देखें तो LIC का टोटल AUM GDP का 19% होता है, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, इसके हिसाब से LIC भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था। पूरे NSE का मार्केट कैप देखे उसमें LIC का होल्डिंग 4% का है। एक बड़ा निवेशक है शेयर बाजार में भी LIC। दोस्तों और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कंपैरिजन में। जैसा आप यहां पे देख सकते हो LIC 2020 का ये डेटा है। दोस्तों LIC ने इंटरिम एंड टर्मिनल बोनस जो कि अपने पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है वो करीबन 1700 करोड़ का दिया। साथ में जितनी दूसरी कंपनियां हैं सब कंपनियों ने ये बोनसेस दिए हुए, अपने अपने AUM के हिसाब से कंपनियां बोनस दे सकती है। उसके हिसाब से अगर हम एलोकेशन ऑफ बोनस टू पॉलिसी होल्डर देखें, बोनस दोस्तों बोनस 51,000 करोड़ का LIC ने दिया, SBI ने 1300 करोड़ का दिया, HDFC ने 800 करोड़ का दिया।
अगेन दोस्तों, जितने कस्टमर, जितना इन्वेस्टमेंट इन डेप्थ मार्केट, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट टर्मिनल बोनस और साथ में मेन बोनस, राइट। कुल मिला के जो प्रॉफिट बचा सब बोनस बांटने के बाद, वो करीबन 2700 करोड़ दोस्तों टोटल प्रॉफिट LIC के पास आया और SBI का 1500, HDFC करीबन 1200 करोड़, राइट। ये डेटा के हिसाब से हम देख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई आपसे कहता है कि सिर्फ कोई एक कंपनी ने बोनसेस दिए, डिविडेंड दिया, डिविडेंड छोड़ो वो तो स्टेक होल्डरों को दिए, पर सिर्फ बोनसेस, इंटरम एंड टर्मिनल बोनस कोई एक ही कंपनी देती है ऐसा नहीं है, सारी कंपनियां ये सब देती है दोस्तों। डेप्थ मार्केट में जो निवेश होता है उसका फायदा, वो पैसा पॉलिसी होल्डर का है, तो उसका फायदा भी पॉलिसी होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब सबसे लास्ट चीज दोस्तों, NPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहां पे आती है? जब आपने पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों ने आपके पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश किया हुआ है, वो निवेश पे कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा, वो पता चलता है दोस्तों ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, कि कितनी एसेट्स ऐसी है जो परफॉर्म नहीं कर रही है। यहां पे आप देखो दोस्तों, LIC की करीबन 8% एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग है, जो कि अच्छा डेटा नहीं है दोस्तों, बुरे हाल इसे हम कहेंगे। इसको आप SBI से कंपेयर करो, 0.05% ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। HDFC से कंपेयर करो 0.07। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में आप देखोगे दोस्तों यूलिप की पॉलिसीज बिकती है। यूलिप में सीधा मतलब आपका मार्केट के साथ रिलेशन है। अब ट्रेडिशनल प्लान ज्यादा होंगे, उसमें डेप्थ मार्केट में ज्यादा निवेश होगा। दोस्तों हो सकता है जब आप डेप्थ मार्केट में निवेश करो, हम ये मानते हैं कि पैसा सेफ है, पर ऐसा नहीं होता है, वहां पे भी आपकी NPA आने के चांसेस होते हैं, और ये हम देख रहे हैं कितनी ह्यूज NPAs LIC की भी है। सो इन दिस NPA टर्म्स हम ये जरूर नहीं कह पाएंगे कि LIC की एसेट्स बहुत अच्छी है। नो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कुल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी आ जाते हैं। ये सारी चीजें जाने दो, कस्टमर को क्या मिला, स्टेक होल्डर को क्या मिला, कस्टमर नहीं स्टेक होल्डर। रिटर्न ऑन इक्विटी, टोटल इक्विटी, या रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी, जैसा हम देख पा रहे हैं दोस्तों ज्यादातर कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। हमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए? 15-20% होनी चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। LIC की बहुत ज्यादा है, पर कारण हमने पहले ही देख लिया कि टोटल इक्विटी काफी कम है। डिविडेंड पे आउट, दोस्तों डिविडेंड पे आउट किसे मिलता है? स्टेक होल्डरों को मिलता है। जो निवेशकों ने पैसा डाला है उनको कितना डिविडेंड पे आउट मिला। यहां पे हमारे पास दोस्तों 3 ईयर एवरेज एंडेड 2021 है। दोस्तों LIC का मैंने आपको पहले बताया ह्यूज डिविडेंड पे आउट था, पर पिछले साल बिल्कुल पे आउट नहीं किया, बहुत ही कम किया, जिससे एवरेज 33% आती है। पर आप उसे जब कंपेयर करो SBI, HDFC के साथ, तो वो कंपनियां कम डिविडेंड बांटती है, कम डिविडेंड, जिससे होता क्या है, पैसा कंपनी के पास रहता है। ICICI प्रूडेंशियल ने पिछले 3 साल में 38% प्रॉफिट डिविडेंड में बांटे। अब ये इनका एवरेज है, ऐसा नहीं है ICICI बहुत ज्यादा बांटता था, पिछले साल कम बांटे। ये पिछले साल वाला डेटा खाली LIC के केस में कम है, राइट। मैक्स आप देख सकते हो 89% का डिविडेंड बांट देती है, तो फिर कंपनी के पास मैक्स के केस में भी रिटेन्ड अर्निंग कुछ बचेगी नहीं, राइट। दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो भी मेंटेन करना लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, सॉल्वेंसी रेशियो हम देखें LIC का 1.76% है, SBI, HDFC, ICI ये सब का 2 टाइम्स के ज्यादा है। तो ओवरऑल सारी कंपनी ने अच्छा सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों लास्ट पैरामीटर, और वो क्या है? पॉलिसी मिस सेलिंग कंप्लेंट्स, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको देख लेते हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब मैंने क्लेम के लिए
अप्लाई किया पर मुझे पैसा मिला कि नहीं। तो ये डेटा आप देखो तो LIC 98.3% क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो है, जो कि बहुत अच्छा है। इस केस में SBI का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है। तो एज ए इन्वेस्टर, पॉलिसी होल्डर, मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को थोड़ा डर लगेगा, राइट। स्टेक होल्डर के हिसाब से देखो तो अच्छा है, पर मेंटेन होना चाहिए। देखो LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। उसके साथ आप पॉलिसी मिस सेलिंग की कंप्लेन देखो तो LIC में सबसे कम है, यानी ओनली 2.1, 10,000 पॉलिसी में से खाली 2 लोगों की कंप्लेन आती है। ये चीज अगर आप दूसरी कंपनियां देखो जैसे ICICI प्रूडेंशियल, सबसे ज्यादा है 26.4, मतलब 10,000 में से 26 लोगों की कंप्लेन आती है। दैट इज नॉट गुड, राइट फ्रेंड्स। तो LIC ने इसमें बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है रेशियो। और आखिर में ट्रेंड देख ले सबका, प्रीमियम का कैसा है। देखो LIC 2011 में 2 लाख करोड़ का प्रीमियम लाता था, आज LIC 4 लाख करोड़ का प्रीमियम ला पाता है, राइट। ये न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात नहीं, टोटल प्रीमियम की बात हो रही है, राइट। इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐड नहीं किया है। यहां पे अगर हम SBI लाइफ देखें तो SBI लाइफ करीबन आज 40,000 करोड़ का प्रीमियम ला पाती है, जबकि 2011 में ये 13,000 करोड़ का प्रीमियम लाते थे। HDFC 9,000 करोड़ से जंप करके 33,000 करोड़ पहुंची है। तो SBI एंड HDFC का ग्रोथ यहाँ पे ह्यूज हमें दिख रहा है। ओवरऑल सब कंपनी के ग्रोथ हो रहे हैं दोस्तों। पैसा लगाएंगे लाइफ इंश्योरेंस में, पैसा तो बनना है। LIC में 7-8% उम्मीद करो, HDFC SBI में 13-15% की उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर है, LIC भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, पर ग्रोथ हम 7 to 8% का उम्मीद करेंगे। HDFC और SBI प्राइवेट में जो सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की कंपनी हम मानेंगे, वहां पे ग्रोथ हम 15% का उम्मीद करेंगे, राइट। सबसे बड़ा राजा कौन? LIC, राइट। ये दूसरे नंबर की कंपनियां हैं। अब हम LIC के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली LIC? दोस्तों LIC जैसा हमने पहले भी बात किया, 1956 में 264 अलग अलग छोटी मोटी कंपनियों को मिला के एक ही गवर्नमेंट की LIC का फॉर्म किया गया और 2000 तक इनकी मोनोपोली चली इंडियन मार्केट में। 2000 के बाद प्राइवेट कंपनियां आई। दोस्तों 45% स्टेक इनका LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी है, राइट। देखो बरसों पहले ये लोग वैसे भी डेट मार्केट में निवेश करते हैं, तो इनको हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट एक बड़ा लगा, तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी बनाई। आज वो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी दोस्तों साल के 25,000 करोड़ के करीब का धंधा करती है। तो हम LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी करीबन 2,500 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद हम करेंगे। साथ में IDBI बैंक, जो कि पहले गवर्नमेंट बैंक थी, लेकिन NPA के ह्यूज प्रॉब्लम्स के कारण LIC में फंड इन्फ्यूज करना पड़ा, जो LIC ने किया। तो LIC का स्टेक IDBI बैंक में भी करीबन, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 49% का है। दोस्तों IDBI भी करीबन 20-25 हजार करोड़ का धंधा करती है। हम अभी NPA ज्यादा थे, ये 2-3 साल से लॉस कर रहे थे, पर अभी सारा इंप्रूवमेंट किया गया है। हम आने वाले 2 सालों में IDBI को भी 2,000 करोड़ के प्रॉफिट करता हुआ देखेंगे। तो दोनों कंपनियां भी आने वाले टाइम में 4-5 हजार करोड़ का प्रॉफिट तो LIC को देने ही वाली है। सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ LIC। एस्टैब्लिशमेंट इन 1956, 1989 they established LIC Housing Finance and LIC Mutual Fund. In 2019 they took stake in IDBI Bank, and in 2022 we are presenting you LIC because of their IPO, right? 230. You will get good dividends from this company. So what to expect? दोस्तों 2021 में कंपनी की टोटल इनकम 7 लाख करोड़ है, प्रॉफिट कंपनी के 3,000 करोड़ है, EPS 4 रुपया 70 पैसा, करीबन 5 रुपया है। दोस्तों मैं ये उम्मीद रखूंगा कि 2030 आते आते यही 7 लाख करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी 17 लाख करोड़ का टर्नओवर कर पाएगी। मैंने उम्मीद रखी है 10% ग्रोथ के हिसाब से।
यस, मैं आपसे सहमत हूं, हमने अभी तक 60% का ग्रोथ देखा है। भविष्य में जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने से इंश्योरेंस और बढ़िया ग्रोथ करेगा। थोड़ा मैं इसको प्रीमियम दे रहा हूं 10%, राइट, लेकिन 10% मैक्सिमम, उससे ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देता है, राइट। तो 17 लाख करोड़ का धंधा, प्रॉफिट मेरे हिसाब से 2030 आते आते LIC 13,000 करोड़ के प्रॉफिट करती होगी। 13,000 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से दोस्तों EPS 20 रुपया होना चाहिए। तो आज LIC मुझे 5 रुपया पर शेयर कमाई दे रही है। ये आने वाले 9 सालों में LIC मुझे पर शेयर 20 रुपया देगी। तो मैं क्या उम्मीद करूं? LIC मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड देगी ईयर ऑन ईयर, लंबे समय के लिए। मुझे ग्रोथ कितना मिलेगा? 7 to 10% का ग्रोथ की मैं उम्मीद यहां पे रख सकता हूं। अब आपको तय करना है IPO भरना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है। यहां पे भाव देख के आप जरा निवेश कीजिएगा जब ये लोग भाव डिक्लेयर करें। पर आप कोई भी भाव पे लेते हो, डिविडेंड आपको जिंदगी भर मिलने वाले, वो चीज की गारंटी है, राइट। इनकी जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, सोचो उसने भी जन्म से कभी भी लॉस नहीं किया है। चलो स्टार रेटिंग कितना दे? स्टार रेटिंग की टाइम आ गया ना। देखो, लीडरशिप क्लियर है इनकी, और कोई कंपनी LIC तक पहुंचने नहीं वाली है। तो लीडरशिप के केस में हमें इनको 1 स्टार देना चाहिए। सेकंड, ग्रोथ कम है। दूसरी कंपनियां 15% से बढ़ रही है, ये 60% से बढ़ रही है। ग्रोथ है, इंडस्ट्री इमर्जिंग है, तो इमर्जिंग इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव पॉइंट। इनका कम ग्रोथ है, दोनों को कंबाइन करके मैं आधा स्टार इनको ग्रोथ के बेस पे दूंगा। क्वालिटी इनकी अच्छी है, पर वो टॉप नहीं है। तो मैं लिक्विडिटी पैरामीटर में इनके लो प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रख के, हाई कंसिस्टेंसी को भी ध्यान में रख के, प्रॉफिट तो ये बरसों से करते हैं, हाई कैश रिच कंपनी, ये सारे पैरामीटर मिला के आधा स्टार क्वालिटी का प्रॉफिटेबिलिटी में। दूसरा दोस्तों, सॉल्वेंसी देखे तो सॉल्वेंसी रेशियो तो इनका बढ़िया है, 0 डेप्ट कंपनी है, स्ट्रॉन्ग एसेट बुक है, तो हम इनको पूरा 1 स्टार सॉल्वेंसी में देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी अगेन लो मार्जिन और कंसिस्टेंसी को ध्यान में रख के आधा मार्क। सब कुल मिला के 3.5 स्टार रेटिंग हम LIC को देंगे। कितना? 3.5 स्टार रेटिंग। ये आपको नुकसान नहीं करेगी। IPO भरोगे तो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलने वाले हैं, राइट। इसको अगर मैं SBI लाइफ जो ऑलरेडी लिस्टेड है, HDFC लाइफ से कंपेयर करूं, तो ये दोनों ही कंपनियां 3.5 नहीं 4.5 स्टार रेटिंग के लायक है, राइट। SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों ही कंपनियां अभी करेक्शन मोड में है। आप लोगों के पास अगर है, यस यू कैन ऐड ड्यूरिंग दिस करेक्शन। ये क्यों करेक्शन में है दोस्तों? पिछले साल ह्यूज क्लेम्स आए, LIC के भी 2 लाख के बदले 3 लाख करोड़ के क्लेम, HDFC, SBI, इन लोगों के भी क्लेम ज्यादा, तो प्रॉफिट पिछले साल कम हुए, राइट। क्लेम्स ज्यादा है, निवेशक को पता ही है इस बार थोड़ा कम डिविडेंड मिलेगा, तो आपकी दोनों कंपनियां करेक्शन में है। दोस्तों, इन्वेस्टर को लेना कब चाहिए? करेक्शन में माल लेना चाहिए, तो करेक्शन का टाइम है लो। SBI मेरे हिसाब से 900 के करीब ऐड करनी चाहिए, और HDFC लाइफ 600 के करीब ऐड करनी चाहिए। HDFC मुझे लगता है अगले साल हम 1000 रुपए पे HDFC को देख सकते हैं, SBI को 1650 पे देख सकते हैं, कंसीडरिंग देयर करंट ट्रेंड। पर अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर दे दूं, यस हमारे पास SBI तो नहीं है, हमारे पास HDFC लाइफ जरूर है। मेरे कहने से आप कोई भी कंपनी मत लेना, खुद का रिसर्च करना, थोड़े डेटा देखना, फिर ही डिसीजन लेना, राइट फ्रेंड्स। सो ये था पूरी डिटेल LIC के बारे में। दोस्तों, हमारा विजन है लेट अस फाइंड अ वेल्थ क्रिएटर। कुछ ऐसी एसेट बनाए कि आने वाले समय में हम काम करें कि नहीं करें, हमें जिंदगी भर पैसे मिलते जाए। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो इसी प्रकार का एनालिसिस, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर टीम। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके सीख सकते हो शेयर बाजार का निवेश। सो इसी के साथ ही दोस्तों, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं?
definitely we can apply for the IPO to expect consistent dividend. जो बातें हमने की अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कौन सी कंपनी, नहीं पीयूष भाई आपने LIC के बारे में डिटेल दी, मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, तो मैं कमेंट चाहूँगा आपकी ओर से कि सही में हमें कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।